हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरीज। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे उसके छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है परक्यूजिट्स। ये परक्यूजिट्स हमारे एग्जाम के अंदर 80 या 90% आ सकता है, 90% या 100% बोले तो परक्यूजिट मतलब होता क्या है, परक्यूजिट के मतलब के बारे में जानेंगे कि परक्यूजिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परक्यूजिट्स क्या है, अब इसको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। परक्यूजिट्स परक्यूजिट्स एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो कोई एक ना एम्प्लॉय होता है, एक जॉब से अटैच हो जाता है तो उसको परक्यूजिट्स का बेनिफिट दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परक्यूजिट्स। इसका मतलब यहाँ हो गया। ठीक है, अब परक्यूजिट्स के बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक है, जैसे हम लोग का रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया, ऑफिस फैसिलिटी आ गया, कोई फूड फैसिलिटी आ गया। तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो हम लोग यहाँ परक्यूजिट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट। ये जो दोनों चीज़ होती है ना, इसमें कोई अकोमोडेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और कोई अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इनका हम लोग मतलब पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम के द्वारा। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के यहाँ काम करता है उनको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो गवर्नमेंट के यहाँ काम नहीं करता उनको हम लोग बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए ये आगे हम लोग का चार्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। जो हम लोग का अकोमोडेशन होता है ना, दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, एक तो होता है फर्निश्ड अकोमोडेशन और एक तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, तो हम लोग अकोमोडेशन दो तरीके से हम लोग जाने थे कि अकोमोडेशन जो होता है हम लोग को दो तरीके से मिलता है, एक तो होता है फर्निश्ड और एक तो होता है नॉन फर्निश्ड। फर्निश्ड मतलब कि अकोमोडेशन कभी गवर्नमेंट के द्वारा से मिलता है और कभी नॉन गवर्नमेंट के द्वारा से मिलता है। मतलब कि इसका मतलब कि ये हुआ कि जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करता है उनको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहेंगे, और जो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है उनको दो तरीके से अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला तरीका यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला तरीका कि जो अकोमोडेशन अनफर्निश्ड होगा, तो अनफर्निश्ड के केसेस में जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होगा उसके लिए लाइसेंस फी डिटरमाइन किया जाएगा, और अदरवाइज कोई फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इफ़ ऑन द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का अपना होगा तो उसका 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, और जो एक्चुअल हायरिंग किया होगा उस जो थर्ड पार्टी से उसको इससे ऐड कर देगा। बस ये हो गया फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक, अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग दो तरीके से हम लोग डिवाइड किए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो तरीके से हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड किए, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केसेस में क्या होगा कि नॉन गवर्नमेंट के केस में जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉय को, वो जो अकोमोडेशन होगा वो कभी कभार जो एम्प्लॉयर का है अपना ऑन होगा अकोमोडेशन, मतलब कि अपने तरफ से कोई फर्नीचर या कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, और किसी से भाड़े पे लिया होगा, मतलब कि किसी से लीज पे लिया होगा, भाड़े पे लिया होगा। तो ये दोनों केस है, दोनों केस में वो फर्निश मिलेगा, कभी नॉन फर्निश मिलेगा। तो देखते क्या बोला है, जब ये अकोमोडेशन अनफर्निश्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को, ठीक है, और जो अकोमोडेशन होता है वो एम्प्लॉयर का ऑन होता है, तो उस केस में क्या होगा अनफर्निश्ड के केस में कि अगर वो जो बंदा उस कंट्री के अंदर रह रहा है और उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में 15% ऑफ द सैलरी। और दूसरा, अगर वो जो बंदा है 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है उस जगह का पॉपुलेशन, तो वहाँ पे 10% ऑफ द सैलरी। अगर 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, चाहे सिर्फ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो अकोमोडेशन है एम्प्लॉयर का ऑन है, और अपनी तरफ से कोई अकोमोडेशन दे रहा है किसी एम्प्लॉय को और वो अकोमोडेशन है अनफर्निश्ड, तो उस केस में जो एम्प्लॉय पर्टिकुलर क्षेत्र में रहा है वो पर्टिकुलर क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15% ऑफ द सैलरी, ठीक, टैक्सेबल कर देंगे। अगर उस जगह का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है तो उस जगह तो हम लोग डिडक्शन करेंगे 10% ऑफ द सैलरी। अगर 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो
7.5% अपनी सैलरी हम लोग डिडक्ट कर देगा। तो यहाँ समझ में आ गया। अब वही अकोमोडेशन जो है ना अनफर्निश्ड मतलब कि फर्निश्ड है, फर्निश्ड प्रोवाइड किया जा रहा है तेरा एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा कि जितना का वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है एसेट में, मतलब कि जितना का वैल्यू है वो डिटरमाइन कर रहा है, और 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी जो फर्नीचर का कॉस्ट है उस पर 10% जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर के द्वारा, और एक्चुअल जो हायरिंग चार्जेस है फ्रॉम द थर्ड पार्टी उसको ऐड कर देंगे तीनों के साथ, मतलब दोनों के साथ ऐड कर देगा फिर लिख देगा। अब किसी से अकोमोडेशन लीज पे मतलब कि भाड़े पे लिया हुआ अकोमोडेशन, वो अकोमोडेशन क्या हो अनफर्निश्ड, तो अनफर्निश्ड के केस में क्या होगा कि एक्चुअल जो रेंट पेड किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा वो, और 50% ऑफ द सैलरी, इन दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग इस साइड में लिख दे। देख 3 गो साइड होता है, अगर हम लोग इनकम एंड द हेड ऑफ सैलरी का चार्ट बनाए तो उसके अंदर 3 गो साइड होता है, एक तो ये और एक तो ये। यहाँ पर अगर अलाउंसेस के हिसाब से देखें तो एक तो एचआरए होता है, तो एचआरए को यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर परक्यूडिस का बात करें तो परक्यूडिस के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक है, इसके अंदर जितना भी जो टॉपिक होता है इसको यहाँ पे लिखा जाता है एडजस्टमेंट के लिए, और फिर इसमें से परक्यूडिस का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ से इसमें से जो कम आएगा उसको इससे माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यही सिंपल मेरे को केस समझना है, ठीक है। जब हम अकोमोडेशन लीज पे लिए होंगे तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में 15% ऑफ द सैलरी और जो एक्चुअल रेंट पेड किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा वो, अब इन दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग बाई साइड में लिख देंगे, खत्म। अब वही अकोमोडेशन फर्निश्ड होगा, फर्निश्ड प्रोवाइड किया जा रहा होगा किसी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू डिटरमाइन करेगा और वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एज अबव, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्या है कि व्हेन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल एरियाज, मतलब कि जब अकोमोडेशन होटल एरियाज में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर है वो किसी जगह में काम कर रहा है, मुंबई या कोलकाता एरिया में काम कर रहा है, तो उसको रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है, जवान छोकरा है वो इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए चाहे काम करे या नॉन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो दोनों केसेस में जब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा होटल में रहने के लिए, जब भी कोई अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो अनफर्निश्ड के केस में नॉट एप्लीकेबल, और फर्निश्ड के केस में 2 केस है, 2 केस है फर्निश्ड के केस में। क्या होगा कि जब फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा होटल के पर्पज़ से, होटल देने के पर्पज़ से, तो अगर 15 दिन से ज़्यादा वो जो एम्प्लॉई है वो रह रहा होगा, 15 दिन से ज़्यादा रह रहा होगा, तो उस केस में 24% ऑफ द सैलरी पेबल फॉर द एक्चुअल होटल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि 24% ऑफ द सैलरी। देख अभी हम समझाए, देख इसको हम ब्रीफ में समझाएंगे, नीचे आया, देख अब इसका मतलब समझ, इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को क्या दे रहा, होटल दे रहा, होटल दे रहा। देख होटल नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों के लिए समान ही रूल है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए समान रूल है, ठीक है। अगर ये अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा अनफर्निश्ड प्रोवाइड किया जा रहा होगा, तो अनफर्निश्ड के केस में क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, अनफर्निश्ड के केस में नॉट एप्लीकेबल, और फर्निश्ड के केस में जब भी फर्निश्ड प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्निश्ड के केस में क्या हो जाएगा, फर्निश्ड के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, फर्निश्ड के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, समझ में आया, फर्निश्ड के केस में एप्लीकेबल। अगर वो जो एम्प्लॉय है वो पर्टिकुलर जगह में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहा होगा, ठीक है, नॉट एक्सीड लिविंग टू द पर्टिकुलर जगह में, तो उस जगह में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहा होगा तो उस केस में हम लोग का टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा रह लिया होगा तो उस केस में क्या होगा कि 24% ऑफ द सैलरी, ठीक,
तो सैलरी का 24% हम लोग क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, पेबल फॉर द पीरियड, ठीक है। और एक्चुअल होटल चार्जेस जो एम्प्लॉय के द्वारा पेड किया जा रहा है उसको कर देगा। अब इन दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग बाई साइड में लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सब केस में हम लोग समझे ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जब कोई भी अनफर्निश अकोमोडेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में लाइसेंस फी डिटरमाइंड होगा। और जब फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर और एक्चुअल जो हायरिंग चार्ज फ्रॉम द थर्ड पार्टी उसको ऐड कर देंगे और उसको लिख देंगे, ठीक है। इस केस में ही हो गया। अगर जब नॉन गवर्नमेंट आएगा, नॉन गवर्नमेंट के केस में फर्निश और नॉन फर्निश और अनफर्निश दो केस होता है। नॉन गवर्नमेंट के केस में दो केसेस आते हैं हम लोग का। सबसे पहला, अगर एम्प्लॉय का ऑन होगा फर्नीचर या एम्प्लॉय किसी से भाड़े पे लिया होगा। अगर एम्प्लॉय का ऑन होगा और वो अकोमोडेशन अनफर्निश प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो उस पर्टिकुलर जगह का हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होगा तो 15% ऑफ द सैलरी। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से कम और 10 लाख से ज़्यादा होगा तो उस केस में 10% ऑफ द सैलरी। अगर उस केस में अगर उस जगह में 10 लाख से कम का पॉपुलेशन होगा तो उस केस में 7.5% ऑफ द सैलरी, ठीक है। वही अकोमोडेशन फर्निश प्रोवाइड किया जा रहा होगा अकोमोडेशन, तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू इज डिटरमाइन, कितना वैल्यू डिटरमाइन करा, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और एक्चुअल हायरिंग चार्जेस, ठीक है, जिसे जो थर्ड पार्टी से लिया है, ठीक है। अब दूसरा केस आ गया हम लोग का, अकोमोडेशन लीज किया हो। तो अकोमोडेशन जब लीज किया हो किसी से भाड़े पे, किसी थर्ड पार्टी से भाड़े पे, और वो अनफर्निश अकोमोडेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल अमाउंट जो थर्ड पार्टी को पे कर रहा है, रेंट जो एम्प्लॉय के द्वारा एक्चुअल अमाउंट जो पेड किया जा रहा है भाड़े पे, ठीक है, तो वो और 15% ऑफ द सैलरी। अब इन दोनों में से जो कमाएगा उसको बाई साइड में लिख देंगे, ठीक है। और जब फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए तो वैल्यू डिटरमाइन करेगा फर्नीचर का और वैल्यू एज द अबव, ठीक है। अब कोई अकोमोडेशन होटल, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होटल लेने में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया और जो अकोमोडेशन हो वो दो तरीके से, फर्निश और अनफर्निश। तो अनफर्निश के केस में नॉट एप्लीकेबल और फर्निश के केस में एप्लीकेबल। अगर फर्निश के केस में एम्प्लॉय जो होता है चाहे गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट, तो उस केस में अगर जो एम्प्लॉय होता है वो 15 दिन से कम रहता है तो उस केस में नॉन टैक्सेबल नहीं होगा। और जब 15 दिन से ज़्यादा ले लेता है तो उस केस में 24% ऑफ द सैलरी डिडक्ट कर देंगे सैलरी से और एक्चुअल जो चार्ज दे रहा है होटल का वो। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया एकदम क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे रहता है हम लोग का चार्ट। टेबल 4 के अंदर बहुत सारे चार्ट लिस्ट ऑफ द सिटीज़, इसमें बहुत सारे अर्बन एरियाज आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको बताया है कि 25 लाख से कौन ज़्यादा है, 25 लाख से कौन सा ज़्यादा है, 25 लाख से कौन कम है, 10 लाख से कौन कम है। तो इसमें इसके बारे में दिया है कि कौन कौन सिटीज़ में कितना % का टैक्सेबल होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो आप लोग ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी काम का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली यहाँ का। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लेना। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ का खत्म, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग का आ रहा है नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सैलरी। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में अगर हम लोग पिछले वाले क्लास में देखें, अलाउंसेस में देखें, तो जब हम लोग चलता था तो अलाउंसेस में सैलरी जो निकालने का तरीका था उसमें से 3 बेसिक चीज़ था। सबसे पहला बेसिक सैलरी आता था, डेंस अलाउंसेस ऑनरशिप इन टर्म्स वाला, और आता था कमीशन ऑन टर्नओवर। यही 3 चीज़ें अलाउंसेस के केस में आती थी। लेकिन अभी परक्यूजिस आ गया। परक्यूजिस के केस में टोटल मेरे को 7 चीज़ याद रखना है, काफ़ी ऊपर नीचे होगी इसमें, 7 चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। 7 चीज़ जब भी हम लोग परक्यूजिस का मैथ बनाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ये चीज़ आएगी, जैसे बेसिक सैलरी आ गया, डेंस अलाउंसेस इन टर्म्स ऑफ आ गया, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, फीस आ गया, और ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल। तो ये सभी चीज़ अब हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी निकालने के लिए, सैलरी का कंपटीशन करने के लिए अब इन सभी चीज़ों को, इन 7 चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कौन सी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे सैलरी का कंपटीशन के लिए, तो ये है डेंस अलाउंसेस इन टर्म्स वाला नहीं लगे, इफ टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डू नॉट प्रोवाइड फॉर इट, एम्प्लॉयमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड नहीं लगे, अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं लगे, वैल्यू ऑफ द परक्यूजिस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये वाला नहीं लगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग बहुत कुछ समझ गए। अभी हम परक्यूजिस के बारे में समझे, परक्यूजिस के चार्ट के बारे में समझे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड कंसेशनल रेंट के बारे में समझे कि गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या होता है। तो हम लोग इस सब के बारे में समझे। अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ मैथ करेंगे, जो मैथ हम लोग को काम देगा, एग्जाम रिलेटेड मैथ हम लोग कर लेते हैं। तो मैथ में क्या दिया है कि मिस्टर रॉय जो है ना, ये एक एम्प्लॉय है ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मिस्टर रॉय जो है वो काम करते हैं। इनका जो सैलरी है ना, इनका जो सैलरी है 2 लाख, इनका सैलरी 2 लाख का है। ही वॉज गिवन फ्री फर्निश अकोमोडेशन कोलकाता। देख कोलकाता के अंदर है, तो कोलकाता के अंदर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो यहाँ पे जो टैक्सेबल किया जाएगा 15% ऑफ द सैलरी, ठीक। विच द कंपनी पेड मंथली रेंट, मंथली रेंट प्रोवाइड कर रहा है 4,000 का, ठीक है, ऑनली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 2022। तो मेरे को इसका ये पता करना, ठीक है। अब सुंदर सुशील से चार्ट बनेंगे। चार्ट बनाने के बाद मेरे को क्या निकालना है, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन निकालना है 21-22 का। तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-2022, ठीक। अब इसका बाद, इसका निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना का सैलरी दिया है। सैलरी दिया 2 लाख का, 2 लाख का दिया ना। अभी बंदा कोलकाता के अंदर रह रहा है, तो कोलकाता के अंदर 25% से ज़्यादा का, 25 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन होगा, तो इसके अनुसार 15% ऑफ द सैलरी हम लोग सैलरी से में से डिवाइड कर देंगे, 15% ऑफ द सैलरी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देख 15% ऑफ द सैलरी हम लोग किए तो 30,000 आया। अब एक्चुअल कितना का पे कर रहा है रेंट, एक्चुअल पे कर रहा है 4,000 का, तो 4,000 का साल का निकालेंगे तो 48,000 आ गया ना। अब इन दोनों में से कम कौन है, 30,000, तो 30,000 को इस साइड लिख दे, बस खत्म मैथ। अब ये तो मैथ जो है ना, ये होमवर्क है। अब इसके बाद हम पार्ट बनाएंगे वो हम लोग का मैथ का पार्ट होगा, जिसके अंदर ये होमवर्क आपका आ जाएगा, और इस होमवर्क को हम प्रैक्टिस करें। बहुत सारे हम लोग मैथ करेंगे इससे रिलेटेड। अभी आप लोग पहले मतलब समझिए, मतलब समझ बोल, ठीक है। अभी हम लोग जो सबसे मेन टॉपिक आ जाता है ना, एजुकेशन फैसिलिटी। अब एजुकेशन फैसिलिटी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परक्यूजिस का, एजुकेशन फैसिलिटी। इनको मत छोड़िएगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी, अब एजुकेशन फैसिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी किनको दिया जाता है, तो इसका मतलब समझेंगे। देखते हैं एजुकेशन फैसिलिटी रूल 3 सबसेक्शन 5। इसका मतलब क्या होता है कि द परक्यूजिस वैल्यू ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कि जो एजुकेशन फैसिलिटी होती है ना, वो एम्प्लॉयर का जो हाउस होल्ड है उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है। उनसे जो बाहर है, उनसे जो उनका जो संबंध किसी बाहर से, उनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो एम्प्लॉय का जो रिलेशन है, मतलब कि जो हाउस होल्ड है, उनके घर के ही अंदर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगा, अदरवाइज प्रोवाइड किसी को नहीं किया जाएगा उनके अलावा, ठीक है। अब एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर 2 चीज़ें हमको देखने को मिल रही। सबसे पहले चीज़ जो है पेमेंट ऑफ स्कूल फीस बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का बच्चा, मतलब कि एम्प्लॉयर का चिल्ड्रन, कितना भी बच्चा एम्प्लॉयर का, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, चाहे 1000 गो बच्चा, ठीक है, तो सभी बच्चा को यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो फैसिलिटी होगा एक महीना में उसको कितना दिया जाएगा, 1,000 रुपया, ठीक है। लेकिन अभी वो तो चल गया, बेसिक से बाहर चल गया, ज़्यादा ज्ञान, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ही होना चाहिए था, लेकिन हम ज़्यादा जल्दी बोल दिए, तो हमको ज़्यादा जल्दी नहीं बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया कि पेमेंट ऑफ स्कूल फीस बाय द एम्प्लॉयर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा, जो एम्प्लॉय का जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो जो स्कूल में पढ़ता है, उसका जो फीस दे रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसका मतलब क्या वो देखते हैं, द पेमेंट ऑफ द एजुकेशन बिल या एनी इन्वेस्टमेंट इज अ परक्यूजिस विच इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिस in this case shall be actual amount paid by the reimbursed by the employer। मतलब कि इस केस में क्या हुआ, जैसे मान ले कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर की कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर का जो बच्चा है, चिल्ड्रन, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है। तो मान ले कि एक बच्चा है, अब एक बच्चा उस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, चाहे स्कूल तेरा एम्प्लॉयर का हो, चाहे स्कूल तेरा एम्प्लॉयर का नहीं हो। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया उनके बच्चे के लिए, तो स्कूल का जितना फीस है, स्कूल का फीस जो है वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर। लेकिन उसका जितना भी जो टैक्सेबल चीज़ है, वो टैक्सेबल किसके हाथों के द्वारा होगा, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथों
उसका टैक्सेबल होगा, और जो वैल्यू पेड करेगा, जो उसका टोटल अमाउंट है, जो टोटल स्कूल का जो अमाउंट पेड किया जाएगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया पेमेंट ऑफ स्कूल फीस बाय द एम्प्लॉयर। अब इसके अंदर हम लोग दूसरा में देखेंगे कि एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स टू इंस्टीट्यूट। वो तो हम लोग समझे थे कि वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो तेरा बच्चे के लिए कर रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। Where education facility are provided in the institution owned and maintained by the employer। ठीक है, और such facility are allowed in other education institutions by reason of his being in the employment of that employer। तो it is a purchase taxable in the hands of such employees। मतलब कि अगर कोई भी जो कोई भी फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, चाहे एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर का ऑन हो, चाहे एम्प्लॉयर उस फैसिलिटी को मतलब कि मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होगा कि जब भी वो एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो उसका तो पैसे तो एम्प्लॉयर ही पे करेगा, लेकिन उसका जो टैक्सेबल है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ सच एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के द्वारा किया जाएगा। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज मतलब सर क्या हो गया? स्पेसिफाइड मतलब एम्प्लॉयज मतलब कि जो एम्प्लॉय 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट कमा रहा होगा उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट कमा रहा होगा, चाहे एम्प्लॉय उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर का रोल मतलब डायरेक्टर का रोल, फिल्म का रोल नहीं, डायरेक्टिंग कर रहा हो कंपनी के अंदर। ठीक है, और उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग होगा। ठीक है, उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग होगा, तो उस हम लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ठीक है, समझ में आया? उस एम्प्लॉय को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पर्क्यूचर इन दिस केस शैल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। मतलब कि कोई भी अमाउंट एजुकेशन फैसिलिटी के रूप में कोई भी कोई एम्प्लॉय से रिसीव होता है तो ये सब दिया है। However, the value of the purchase in this respect shall be taken to be nil if the cost of such education per child does not exceed 1,000। मतलब कि 1,000 से ज़्यादा नहीं होता है तो उस केस में नील हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन फैसिलिटी मान लें कि 1,000 तक का प्रोवाइड किया गया। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी है, यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। तो उस केस में क्या करते हैं कि ऐसे माइनस करके डिडक्शन डालते हैं, कुछ लिख लग के सेक्शन को लिख लग के और यहाँ पे नील लाते हैं। मतलब कि 1,000 से अगर ज़्यादा हो गया तो उसका टैक्सेबल है, अगर 1,000 से कम हुआ, ये हम 1,000 से कम और 1,000 तक का बता रहे हैं, तो उस केस में नील हो जाएगा, उस केस में नील हो जाएगा। ठीक है ना, उस केस में नील हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ कंसिडरेशन जो उनके बारे में पड़ेगा। अगर 1,000 से कम हो गया तो नील हो जाएगा, इतना तो मेरे को मालूम है, लेकिन अगर 1,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। अगर मान लें कि 1,000 है, अगर मान लें 1,000 है, 1,000 से ज़्यादा का अमाउंट हो गया, 1,000 से ज़्यादा का अमाउंट हो गया तो हम पूरी को हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। 1,100 है, इस पूरा अमाउंट को हम लोग इसके साथ हम लोग इसका टैक्सेबल कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इतना जो भाषा है, यहाँ तक आप लोग इतना भाषा देखिएगा, इतना जो भाषा है, इतना भाषा में यही बोला है कि जो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वो एम्प्लॉय का जो हाउस होल्ड है, एम्प्लॉय का जो फैमिली है, उसके जितना भी फैमिली है उन्हीं के बच्चों तक या उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति है तो उनके अलावा कोई व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया एजुकेशन फैसिलिटी। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आ जाता है हम लोग का एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्स फ्री परक्यूजेस। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है टैक्स फ्री परक्यूजेस का, जो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है। ठीक है, आप इन सब एग्जाम्पल्स का ना एक बार फोटो खींच लीजिएगा। ठीक है, बस खाली रीड ऑनली टॉपिक है और कुछ क्या नहीं, खाली रीड ऑनली टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, बस कुछ कहते नहीं, रीड ऑनली टॉपिक है, फोटो खींच लीजिएगा, खाली एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। खाली रीड ऑनली टॉपिक है। ठीक है, इसको फोटो खींच लीजिए। अब ना सैलरी के केस में कुछ डिडक्शन होते हैं, 3 प्रकार के डिडक्शन होते हैं जो हम लोग को जानना है। ठीक है, 3 प्रकार के डिडक्शन होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो होता है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, और एक तो होता है प्रोफेशनल टैक्सेस का डिडक्शन।
ठीक है। तो 3 प्रकार के डिडक्शंस होते हैं जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? जो सैलरी एम्प्लॉई है, ठीक। जो एम्प्लॉय सैलरी कमाता है तो उनको डिडक्शन दिया जाता है, ठीक है। 50,000 का डिडक्शन दिया जाता है। और डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये एक प्रकार का डिडक्शन होता है जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन किया जाता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले को ही डिडक्शन यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। 5,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और आगे हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स। ये जो प्रोफेशनल टैक्स है इसका जो डिडक्शन है, इसका डिडक्शन जो गवर्नमेंट सभी स्टेट का जो गवर्नमेंट है, मतलब कि सभी स्टेट का अलग अलग यहाँ पे इस पर्सनल टैक्स का डिडक्शन होता है। लेकिन अगर आप लोग बेसिकली कोई क्वेश्चन में देखेंगे इसका सैलरी का क्वेश्चन तो वहाँ पे नील दिया होगा, तो आप लोग ना नील ही कर दीजिएगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन दिया होगा तो किताब मतलब कि क्वेश्चन में दिया होगा तो आप उनके अनुसार उसका डिडक्शन कर दीजिएगा, लेकिन अदरवाइज नील कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन दिया ना, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नील दिया ना, तो आप लोग अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा किसी पर्सनल टैक्स का डिडक्शन तो आप लोग मत करिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तो दिया नहीं है पर्सनल टैक्स का डिडक्शन तो मत करिएगा, नील कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरीज। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरीज, यहाँ इनका समापन हो गया। अब आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इनका कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनसे प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चन को मैथ के फॉर्म में, ठीक है। तो बाय बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो देखिएगा। और वीडियो के साथ आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।